हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो कि है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में हम लोग उच्चतम न्यायालय से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है वो कब किया गया था। ये किया गया था 28 जनवरी 1950 को। अगले में कह रहा है भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के गठन का जो प्रावधान है संविधान के किस भाग में किया गया है। तो ये है भाग 5। अगर अनुच्छेदों की बात की जाए तो ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक के जो अनुच्छेद हैं वहाँ पे उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के विनियमन के लिए किसे अधिकृत किया गया है। तो ये अधिकृत किया गया है संसद को। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि भारत में कह रहा है किस प्रकार की न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। तो ये है एकीकृत न्यायपालिका। अगले में कह रहा है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है किसके द्वारा हुई थी। तो ये भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगले में कह रहा है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या है। तो एट प्रेजेंट 34 न्यायाधीश हैं, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 अन्य न्यायाधीश इसमें शामिल हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो संविधान है जब लागू हुआ था, जिसको हम लोग प्रवर्तन भी कहते हैं, इसके समय कह रहा है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या थी। तो उस समय 8 न्यायाधीशों की संख्या थी, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश उसमें शामिल थे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय जो है वो दिल्ली में स्थित है, परंतु कह रहा है यदि मुख्य न्यायाधीश चाहते हैं कि किसी अन्य स्थान पर सुनवाई की जाए तो इसके लिए कह रहा है किसके अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है, मतलब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, तब जो चीफ जस्टिस हैं वो दूसरी जगह सुनवाई कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय हैं इनके न्यायाधीशों तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगले में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का आधार क्या होता है। तो ये होती है वरिष्ठता, मतलब कितने वरिष्ठ हैं ये न्यायाधीश, इसी के आधार पर इनका चयन किया जाता है। लेकिन कह रहा है कि जो 1973 का समय था और 1977 का समय था और भी कुछ समय थे जब जो ये वरिष्ठता है इसको ध्यान में नहीं रखा गया था, मतलब जो जूनियर जज थे उनको भी मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था, वहाँ पर वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा गया था। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कह रहा है संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो यह है अनुच्छेद 124 का जो पैरा फर्स्ट है उसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। अब अगले में कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित है। तो यह है अनुच्छेद 124 का जो पैरा सेकेंड है उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो योग्यताओं में देखिए, पहली योग्यता ये होती है कि एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार या कह सकते हैं न्यूनतम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, अथवा दूसरी कंडीशन ये है कि एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार या कह रहा है न्यूनतम 10 वर्षों तक वो अधिवक्ता रह चुका हो, अथवा कह रहा है कि वह राष्ट्रपति की नज़र में जो है वो विधि पारंगत व्यक्ति हो। तो ये सब क्राइटेरिया होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष निर्धारित किया गया है। तो ये निर्धारित किया गया है 65 वर्ष तक की आयु का। अगले में कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। तो ये अपनाया था 1993 में। अगले में कह रहा है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ये थे एस.जे. कानिया। अगले में कह रहा है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इस समय प्रेजेंट में डी.वाई. चंद्रचूड़ सर जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा न्यायिक नियुक्ति आयोग, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग एनजेएसी कहते हैं, न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसकी जो स्थापना है या ये कब गठित किया गया था। तो ये गठित किया गया था 2014 में। अब ये था क्या, तो देखिए जो न्यायिक नियुक्ति आयोग था इसके गठन का उद्देश्य क्या था। तो इसके गठन का उद्देश्य ये था कि जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनाई जाए। जैसे प्रेजेंट में कॉलेजियम व्यवस्था के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, तो इसी के स्थान पर एनजेएसी, जिसको हम लोग न्यायिक नियुक्ति आयोग कहते हैं, एक बोर्ड का गठन किया जाए, एक आयोग बनाया जाए, वो न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करेगा। तो कॉलेजियम को हटाने की बात की गई थी। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो न्यायिक नियुक्ति आयोग है इसका गठन किस संशोधन के तहत किया गया था। तो जो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 था उसी के तहत ये बात की गई थी। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने कब न्यायिक नियुक्ति आयोग जो था 2014 में जो आया था
उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो इसको 2015 में ही सर्वोच्च न्यायालय ने इसको क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया या असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो स्वतंत्र होनी चाहिए और यहाँ पे अगर ये नियुक्त कर लिया जाता है तो जो न्यायपालिका होगी वो स्वतंत्र नहीं रह पाएगी। तो इसी आधार पर इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली से होती है। तो ये कॉलेजियम व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत जो जज होते हैं, जजों की कुछ बेंचें होती हैं, तो जजों की जो कुछ बेंचें होती हैं वही निर्धारित करती हैं कि मुख्य न्यायाधीश कौन होगा या कौन से जज कहाँ पे नियुक्ति किसकी होगी, ट्रांसफ़र किसका कहाँ पे होगा। तो ये सारे जो डिसीजन हैं वो न्यायाधीशों के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो यही है कॉलेजियम व्यवस्था। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो संबंधी योग्यताएं हैं इनका वर्णन किया गया है। तो यह है आर्टिकल 124 का जो पैरा 3 है, इसके तहत इन योग्यताओं का वर्णन किया गया है। अब अगले में कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनसे ये परामर्श लिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है, किस प्रक्रिया का पालन किए बिना जो राष्ट्रपति हैं किसी भी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये परामर्श जो है, परामर्श प्रक्रिया है, इसके पालन के बिना ये बाध्य नहीं है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश हैं इनको पद के हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। तो ये है अनुच्छेद 124 का जो पैरा 4 है, उसके तहत ये प्रावधान किया गया है। अगले में कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो ये राष्ट्रपति को देता है और ये वर्णन कहाँ पे है। तो ये 124 का जो पैरा 2 है उसका जो सेक्शन का है उसमें ये प्रावधान किया गया है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर ये हटाए जा सकते हैं, जिसको हम लोग महाभियोग कहते हैं, इसी के द्वारा इनको हटाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो ये संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत इनका जो वेतन है उसका निर्धारण किया जाता है। अगले में कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का प्रावधान का वर्णन किया गया है। तो यह है अनुच्छेद 125 का पैरा 1। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है। तो ये है 2.80 लाख रुपए हैं। अब अगला कह रहा है कि वर्तमान में उच्चतम जो न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन कितना है। तो ये है 2.5 लाख के लगभग। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनके वेतन और भत्ते किस निधि पर दिए जाते हैं। तो ये भारत की जो संचित निधि है उसी से ये दिए जाते हैं। अगले में कह रहा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए क्या आधार उल्लिखित किए गए हैं, मतलब क्या आधार होनी चाहिए जिस पे न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो इन पे देखिए, सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता, मतलब उन पे कदाचार का जो आरोप है वो सिद्ध हो जाता है या उनमें असमर्थता पाई जाती है। तो ये 2 आधार हैं जिनके आधार पर इनको हटाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए संसद के किसी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। किस सदन में लाया जा सकता है। तो दोनों सदनों में इसको लाया जाता है। अगले में कह रहा है, संसद द्वारा किस प्रकार की बहुमत से उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको पद से हटाया जा सकता है। तो कुल सदस्य संख्या के बहुमत, जिसका मतलब होता है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इनको हटाया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में क्या है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके न्यायाधीशों को हटाने वाले प्रस्ताव को संसद में रखने और उनकी असमर्थता आदि की जांच के संबंधी जो प्रक्रिया है इसके लिए संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया है। तो इस अधिनियम का नाम है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि न्यायाधीश जो जांच अधिनियम है इसमें कितनी धाराएं हैं। तो इसमें 7 धाराएं हैं। अगले में कह रहा है, संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त करने वाली किन शब्दावलियों को परिभाषित नहीं किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो अक्षमता है और जो कदाचार है इसको परिभाषित नहीं किया गया है। ये काफ़ी ब्रॉड टर्म है, इससे क्या अंदाज़ा लगाया जाएगा, क्या इसकी परिभाषा क्या होगी, इसको परिभाषित नहीं किया गया है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के लिए महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस अधिनियम में विहित की गई है। तो यह है न्यायाधीश जाँच अधिनियम 1968। अगले में कह रहा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पद की शपथ कौन दिलाता है। तो ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के शपथ या प्रतिज्ञान का जो प्रारूप है वो कहाँ उल्लिखित है। तो अनुसूची 3 में इसका जो उल्लेख है वो किया गया है। अगले में कह रहा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ या जो प्रतिज्ञान है इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यह है अनुच्छेद 124 का पैरा 6। तो ध्यान दीजिएगा, अनुसूची की बात की जाए तो अनुसूची 3 जो है उसमें वर्णन है। अनुच्छेद की बात की जाए तो 124 का जो पैरा 6 है उसमें ये वर्णन किया गया है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन तथा भत्ते उनकी नियुक्ति के बाद उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
किंतु कह रहा है किस परिस्थिति में राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दे सकते हैं। तो जब वित्तीय आपातकाल की स्थिति हो सकती है तब उनके जो वेतन भत्ते हैं उनमें कम करने का भी निर्देश जारी किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे जो भी न्यायाधीश हो, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में उनके जो वेतन भत्ते हैं उनको कम किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यकारी जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति का प्रावधान है। तो ये है अनुच्छेद 126। अगले में कह रहा है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो ये राष्ट्रपति करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अगले में कह रहा है कार्यकारी जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनके पद पर किसे नियुक्त किया जा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं इनमें से किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है। अब अगले में कह रहा है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कब करता है। तो देखिए, जब उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अनुपस्थित हो या कर्तव्य निर्वाह में किसी कारणवश वो असमर्थ हो, तब ऐसी स्थिति में जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब अगला कह रहा है तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कहाँ पे होती है। तो केवल उच्चतम न्यायालय में इनकी नियुक्ति होती है। अगले में कह रहा है तदर्थ न्यायाधीश, जिसको आर्टिकल 127 में बताया गया है कि नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से इनकी नियुक्ति करते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति किस कारण से की जाती है। तो देखिए, जब कोरम पूरा नहीं होता, कहने का मतलब ये है जब उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो कम होती है, तब जो तदर्थ न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति की जाती है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में जो तदर्थ न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति के लिए कह रहा है मुख्य न्यायाधीश किसकी कह रहा है पूर्व अनुमति प्राप्त करते हैं। तो संबंधित उच्चतम जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश से और जो राष्ट्रपति हैं इन दोनों से इनकी जो अनुमति है वो प्राप्त करते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति का प्रावधान किस न्यायालय में है। तो ये उच्चतम न्यायालय में इनकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अगले में कह रहा है उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो ये भारत का मुख्य न्यायाधीश अल्पकाल के लिए इनकी नियुक्ति कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त कर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। तो इस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 128। मतलब जो अनुच्छेद 128 है उसके तहत ये प्रावधान किया गया है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसकी पदावधि से पूर्व हटाया नहीं जा सका है, यद्यपि इसके कई प्रयत्न किए जा चुके हैं। वो कौन कौन से न्यायाधीश हैं। तो देखिए, पहले न्यायाधीश इनका नाम है रामास्वामी, जिनका प्रयास हुआ था 1991 में, मतलब इनको पद से हटाने जाने की प्रक्रिया पालन की गई थी लेकिन ये पास नहीं हुआ था। दूसरे हैं सौमित्र सेन, जो कि 2011 में जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया स्टार्ट की गई थी लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो न्यायाधीश जाँच अधिनियम 1968 है इसके तहत कितने सदस्यों की समिति जो है गठित होती है। तो इसमें 3 सदस्य होते हैं। अगले में कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत उपबंध है कि जो उच्चतम न्यायालय होगा इसका कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत में किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता। तो ऐसा वर्णन कहाँ पे है। तो ये है अनुच्छेद 124 का जो पैरा 7 है उसमें यह प्रावधान किया गया है। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान के आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत है सर्वोच्च न्यायालय ने किस बाद में दिया था। तो ये था केशवानंद भारतीवाद, जो कि आया था 1973 में। इसी में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने जो आधारभूत ढांचा, जिसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, उसके सिद्धांत को दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये है अनुच्छेद 129, जो ROAR का अभी फिलहाल में एग्जाम हुआ था। ये डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि किस आर्टिकल में है। तो ये है आर्टिकल 129। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभिलेख न्यायालय से क्या तात्पर्य होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है। तो देखिए, उस न्यायालय के फैसले जो होंगे वो या जो फैसले होंगे वो अभिलेख या साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। दूसरा, इसका कहने का मतलब ये होता है अभिलेख न्यायालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि उस न्यायालय को अवमानना को दंडित करने का भी अधिकार दिया गया। मतलब अगर उस न्यायालय की आप अवमानना करते हैं तो आपको दंडित करने का भी अधिकार होगा। मतलब जो न्यायालय है वो आपको दंडित भी कर सकता है। तो इसीलिए इसको अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी उसके फैसले दिए गए हैं वो अभिलेख के रूप में या साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे, साथ ही साथ उसको अवमानना के लिए दंडित करने का भी अधिकार दिया गया है। तो यह है अभिलेख न्यायालय। अब अगला देखिए, अगला है मूल अधिकारिता, जिसको हम लोग मूल या आरंभिक अधिकारिता कहते हैं। ये क्या होता है। तो मूल अधिकारिता कहने का मतलब ये होता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता की बात की जा रही है,
तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे कुछ मैटर ऐसे होंगे जिनको आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ला सकते हैं, मतलब उनको सर्वोच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। तो ऐसे मैटर जो डायरेक्टली सर्वोच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं तो उन्हीं को कहा जाता है कि ये उसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। अब वो कौन कौन से मैटर हैं इनको जान लेते हैं। तो देखिए उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में क्या क्या सम्मिलित हैं। तो देखिए इसमें सम्मिलित है कि जब भी केंद्र सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के मध्य विवाद होगा तो इसको डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इसको सर्वोच्च न्यायालय में ले जाएंगे और किसी भी न्यायालय में इसको नहीं ले जा सकते, इसीलिए कहा जाता है कि ये इसकी मूल अधिकारिता है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि दो या अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद हो इसको भी क्या करेंगे, आप उच्चतम न्यायालय में ले जाएंगे, ये भी उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि केंद्र और राज्य जो हैं इनमें अगर विवाद होता है या राज्यों का कह रहा है एक या अधिक राज्यों के मध्य विवाद होता है तब भी ऐसी अगर सिचुएशन होती है तो इसको भी आप उच्चतम न्यायालय में ही ले जाएंगे, क्योंकि ये जो मूल अधिकारिता है सर्वोच्च न्यायालय की उसके अंतर्गत ये सब मैटर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जो है नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का रक्षक है। तो ये है आर्टिकल 32 और है जो 13 का पैरा सेकंड है। इसके तहत माना गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो अनुच्छेद 32 है इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जो है मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कौन प्रकार की जो लेख हैं जिनको हम लोग रिट कहते हैं वो जारी कर सकता है। तो रिटों में देखा जाए तो पहले रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध और चौथा है अधिकार परीक्षा और पांचवी है उत्प्रेषण। तो ये 5 प्रकार की जो रिटें हैं वो जारी की जा सकती हैं। अब अगले में कह रहा है भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है राष्ट्रपति को किससे संबंधित परामर्श देता है। तो देखिए जो सार्वजनिक महत्व के किसी भी मैटर हैं जिनमें अगर विधिक सलाह की ज़रूरत है तो फिर ऐसे मामले पर जो सर्वोच्च न्यायालय है वो राष्ट्रपति को परामर्श देता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि किसी पूर्व संवैधानिक संधि है कोई या समझौता हुआ या प्रसंविदा है तो इन सब पे अगर किसी परामर्श की ज़रूरत पड़ती है तब जो सर्वोच्च न्यायालय है वो राष्ट्रपति को इस पे संबंधित जो विषय हैं इस पे परामर्श दे सकता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी प्रारंभिक अधिकारिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है। तो यह है अनुच्छेद 131। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 131 जो है उसके ही अंतर्गत बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता में कौन कौन से विषय आएंगे। अब अगले में कह रहा है मूल अधिकारों के हनन होने पर कोई व्यक्ति किस न्यायालय में सर्वप्रथम आवेदन कर सकता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय इन दोनों में याचिका दायर कर सकता है। अब अगला देखिए अगले में क्या है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कह रहा है किसी उच्च न्यायालय की जो सिविल दंडिक या कह रहा है अन्य कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय की जो अपील है उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत होगी। तो यह होगा अनुच्छेद 132। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि सिविल विषयों में संबंधित जो उच्चतम न्यायालय है इसकी जो अपीलीय अधिकारिता है किस अनुच्छेद से ये संबंधित है। तो यह है अनुच्छेद 133। अगले में कह रहा है उच्च न्यायालय में एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील किस न्यायालय में की जा सकती है। तो ये उच्च न्यायालय में ही की जा सकती है, अनुच्छेद है 133 का पैरा 3। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत जो उच्चतम न्यायालय है इसको आपराधिक मामले के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। तो ये है अनुच्छेद 134। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो उच्चतम न्यायालय को अपील के लिए अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करता है। तो ये है अनुच्छेद 136। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं इनके तहत कौन कौन से अनुच्छेद संबंधित हैं। तो ये है अनुच्छेद 132 और 136। इनके जो बीच के जो अनुच्छेद हैं 132 से 136 के बीच इनके तहत जो सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं उनके तहत ये अनुच्छेद संबंधित हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित जो सभी विवाद हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के पास ही लाए जाएंगे। इसमें कह रहे हैं न्यायालय का यह क्षेत्राधिकार किसके अंतर्गत है। तो ये जो अधिकार है इसको हम लोग अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। अब अगला देखिए उच्चतम न्यायालय की जो अपीलीय अधिकारिता है इसके कुछ प्रावधान दिए गए इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला ये कह रहा है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित जो मामले हैं वो अनुच्छेद 132 के तहत आते हैं। अगले में कह रहा है जो सिविल संबंधित मामले हैं वो अनुच्छेद 133 के तहत आते हैं। जो आपराधिक मामले हैं वो 134 के तहत आते हैं और जो विशेष इजाज़त से संबंधित अपीलीय मामले हैं वो 136 के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे उच्चतम न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित ये मामले हैं। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भारत में कौन से न्यायालय अभिलेख न्यायालय कहे जा सकते हैं। तो ये हो सकते हैं उच्चतम न्यायालय जिनकी बात कही गई अनुच्छेद 129 में और इसके तहत उच्च न्यायालय भी अभिलेखीय न्यायालय कहे जा सकते हैं और इनका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 215 में।
अगले में कह रहा है कि इस मामले पर उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए जो परामर्श हैं उनको देने से मना कर दिया था। तो ये था अयोध्या मंदिर का मामला, जो किया था 1993 में। अगले में कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों या आदेशों के परिवर्तन का अधिकार क्या कहलाता है? इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं। अगले में कह रहा है उच्चतम न्यायालय की जो पुनर्विलोकन की शक्ति है किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो यह है अनुच्छेद 137। अगले में कह रहा है अनुच्छेद 137 के तहत जो निहित उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति है वो किसके अधीन है? तो ये संसद की विधि या अनुच्छेद 145 के अंतर्गत जो बनाए गए नियम हैं उन्हीं के अधीन इसको किया गया है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता है इसमें वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो ये है संसद को, और ऐसा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 138 में। अगले में कह रहा है संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत जो उच्चतम न्यायालय हैं उनको किसी मामलों को अंतरिम रूप की या अपने पास मांगने की शक्ति है? मतलब जो कोई भी मैटर है तो उसको अपने पास मंगाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान की गई है उच्चतम न्यायालय को? तो यह है अनुच्छेद 139 का पैरा का। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद जो 139 का है इसको जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अगले में कह रहा है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्शी अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब अगले में कह रहा है जो सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता है वो क्या कहलाती है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो राष्ट्रपति द्वारा मांगने पर परामर्श देगा, परंतु ऐसा करने के लिए जो न्यायालय है वो बाध्य नहीं है और ना ही राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य है। तो इसी को परामर्शी अधिकारिता कहते हैं। मतलब ना वो उनसे मांगने के लिए बाध्य हैं, ना उनको वो देने के लिए बाध्य हैं, ना उनकी जो बात है उनको मानने के लिए भी वो बाध्य राष्ट्रपति नहीं है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो समवर्ती है, समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हैं, इसके अंतर्गत आने वाले विषयों की सुनवाई का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय इन दोनों को प्राप्त है। अब अगले में कह रहा है संबंधी प्रत्यक्षीकरण है जिसको हम लोग हेबियस कॉर्पस इंग्लिश में कहते हैं, ये होता क्या है? इसका अर्थ होता है व्यक्ति को प्रस्तुत करना। अगला है परमादेश जिसको मैंडेमस कहते हैं, तो इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। अगला है प्रतिषेध जिसको हम लोग प्रोहिबिशन कहते हैं, ये क्या होता है? ये होता है मना करना, मतलब न्यायालयों द्वारा निषेध किया जाता है जब कार्यवाही जो है न्यायालय में लंबित होती है। अब अगला है उत्प्रेषण जिसको हम लोग सेरेटरी कहते हैं, ये क्या होता है? तो ये होता है उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों से निर्णय अपने पास मंगवाना। अगला है अधिकार परीक्षा जिसको हम लोग क्वा वारंटो कहते हैं, ये क्या होता है? तो ये होता है किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण करने पर न्यायालय द्वारा अधिकार पूछना। मतलब कोई अगर पद धारण किया हुआ है तो किसने किस अधिकार से धारण किया हुआ है, ये अधिकार मतलब इनको ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय की वो पूछ सकता है कि ये जो पद है वो अगर किसी ने अवैध रूप से धारण किया है तो वो न्यायालय पूछ सकता है कि आपने किस अधिकार से इस पद को धारण किया हुआ है। तो ये है अधिकार परीक्षा। अब नोट इसी में ये कह रहा है कि जो प्रतिषेध और जो उत्प्रेषण रिटें हैं ये दोनों केवल न्यायालयों के लिए ही जारी की जा सकती हैं, जबकि कह रहा है कार्यपालिका विधायिका या अन्य किसी के लिए इसको जारी नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा चाहे प्रतिषेध हो या उत्प्रेषण हो, इन दोनों को केवल न्यायालयों के लिए ही जारी किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी अब तक सबसे बड़ी संविधान पीठ जो है वो 13 न्यायाधीशों को गठित की गई थी। वो किस बाद में गठित हुई थी? तो ये गठित हुई थी केशवानंद भारती वाद में, जो कि 1973 में आया था। अब अगले में कह रहा है उच्चतम न्यायालय की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? तो ये बनी थी गोलकनाथ केस में। अगले में कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय जो उच्च न्यायालय हैं के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति यहाँ पे की जा सकती है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए अनुच्छेद 132, 133 तथा 134 का जो पैरा फर्स्ट का सेक्शन गा है, कह रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय जो है प्रमाण पत्र जारी करता है? तो ये है अनुच्छेद 134 का। अगले में कह रहा है कि किसी विषय में सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ये है अनुच्छेद 137, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो आर्टिकल 134 है इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार दिया गया है। अगले में कह रहा है दंडिक जो है, दांडिक उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए जो दंडादेश हैं इनकी अपील उच्चतम न्यायालय में कब हो सकती है? तो देखिए जब उच्च न्यायालय ने मृत्यु दंड का आदेश दिया हो तब ये जो याचिका है या जो अपील है ये जारी हो सकती है। अब अगले में कह रहा है किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी सिविल कार्यवाही में दिए गए आदेश या डिक्री आदि की जो अपील है उच्चतम न्यायालय में किस आधारों पर की जा सकती है? तो देखिए यहाँ पे कुछ आधार बताए गए हैं, उनको जान लेते हैं।
तो देखिए जब कह रहा है उच्चतम न्यायालय, जो उच्च न्यायालय है यह प्रमाणित कर देता हो कि उस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न निहित है, तब आप उसको सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। दूसरी कंडीशन है उसकी राय में, मतलब उच्च न्यायालय की राय में वह जो प्रश्न है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनिश्चित या विनिश्चित किया जाना चाहिए। तो ये दो जो आधार हैं, इनके आधार पर जब कोई मैटर उच्च न्यायालय में है, अगर आप उसको उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने चाहते हैं, तो इन दो मतलब जो क्राइटेरिया हैं इनको वो फुलफ़िल करना चाहिए, तभी आप उसको उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। अब अगला है लोकहितवाद, ये क्या है इसको जान लेते हैं। तो देखिए ऐसे वाद जो होते हैं जो लोकहित के उद्देश्य से न्यायालय में पेश किए जाते हैं, या कह रहा है जो अपनी निर्धनता या अन्य कारणवश न्यायालय में न्याय प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उनकी विधिक या जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको लागू करने के लिए अगर किसी वाद को लाया जाता है तो इसी को लोकहितवाद कहा जाता है। अब देखिए जो भारत में जनहित याचिका है या इसी को लोकहितवाद कहा जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी न्यायिक पहल के द्वारा 1980 में। अगले में कह रहा है भारत में लोकहितवाद को आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो न्यायमूर्ति PN भगवती तथा न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर साहब को ये जो श्रेय है लोकहितवाद का, उसका श्रेय इनको दिया जाता है। अब अगले में कह रहा है भारत में लोकहित जो वाद है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये भागलपुर जो बिहार में है वहाँ से इसकी स्टार्ट हुई है, मतलब ये स्टार्ट हुआ है वहाँ से। अगले में कह रहा है लोकहितवाद जो है किस न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अगले में कह रहा है लोकहितवाद की जो अवधारणा है अपनाने का कारण कह रहा है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यापक हो गई है? तो यह है अनुच्छेद 39 का ए। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद लिखा नहीं गया है, लेकिन यह है 39 जो है अनुच्छेद, उसका जो पैरा ए है उसके तहत यह प्रावधान किया गया है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास ये शक्ति है। अगले में कह रहा है भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में कह रहा है उच्च न्यायालय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बेहतर स्थिति में है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय है वो केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिटें जारी कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित हैं। मतलब अगर कंटेम्प्ट जिसको कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कब माना जाएगा, मतलब इसके लिए क्या आधार होनी चाहिए? तो इसके लिए बताया गया है कि न्यायालय के आदेशों की, अगर न्यायालय ने कोई आदेश दिया है आप उसका जानबूझकर उसका अवज्ञा करते हैं या उसका पालन नहीं करते हैं, तब आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। दूसरा कह रहा है अनादर सूचक भाषा का उपयोग करते हैं आप न्यायपालिका के विरुद्ध, तब भी आपको कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट है उसका सामना करना पड़ेगा। तो ये सारे आधार हैं। अब अगला कह रहा है अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की जो स्वायत्तता है इसकी रक्षा हेतु क्या प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। दूसरा यहाँ पे ये प्रावधान है कि न्यायाधीशों का वेतन जो होगा भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल कह रहा है को अपना मत देने का अधिकार नहीं होता है। साथ ही साथ ये देखा जाए कि भारत के न्यायाधीशों को जो साधारण बहुमत है उससे नहीं हटाया जा सकता है। तो ये सारे जो प्रावधान हैं वो उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता के लिए ये सारे प्रावधान किए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन है इसको न्यायालय को क्या अधिकार है, मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को क्या अधिकार प्राप्त हो जाता है? तो इसके तहत देखिए अगर कोई कानून है या आदेश है संविधान के विपरीत लगता है तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। तो मतलब कोई भी एक्ट पारित किया जाता है संसद के द्वारा, अगर न्यायपालिका को लगता है कि ये संविधान के विपरीत है तो उसको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। तो यही है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। अगले में कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 134 का ए। इसी के साथ जो अनुच्छेद 132 है इसको मिलाकर जो पढ़ना होता है इसी को सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी संविधान जो संशोधन होगा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है? तो जो देखिए ये आधार बताया गया है कि यदि विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखा जाए, तब ऐसी स्थिति में जो ये डिसीजन होगा या कानून होगा इसको भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है? तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन चौथी महिला जज हैं जिन्होंने अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था? तो ये महिला जज का नाम बताना है। तो इनका नाम है जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। अगले में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो यह है आर्टिकल 32।
अब अगले में कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ कौन सी ली जाती है, मतलब उनका प्रारूप क्या है, तो इसको जान लेते हैं। तो देखिए शपथ का प्रारूप है मैं अमुक जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। इसके अतिरिक्त कह रहा है कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता छूटता रखूँगा। साथ ही मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक अपनी जो पूरी योग्यता है, ज्ञान है, विवेक है, इससे अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात या अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा को बनाए रखूंगा। तो इस प्रकार की शपथ लेते हैं। अब अगले में कह रहा है भारत में कह रहा है किनको अभिलेखीय न्यायालय की संज्ञा दी गई है, तो ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय इन दोनों को संज्ञा दी गई है। अगले में कह रहा है भारत के कह रहा है किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, तो इनका नाम है जस्टिस एम हिदायतुल्ला। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है, ये राष्ट्रपति को देता है। अगले में कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक अधिकार ढांचा घोषित किया गया है, तो यह है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, 227। तो ये सारे जो अनुच्छेद हैं इनको अनुल्लंघनीय घोषित किया गया है, इसको मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। अगले में कह रहा है किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल जो अधिकार होंगे व्यक्ति को जैसा उसे कह रहा सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो ये बात दी गई थी या ये डिसीजन दिया गया था गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब मैटर में। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है, तो ये है अनुच्छेद 137। अगले में कह रहा है सुधारात्मक जो याचिका है इसका प्रावधान सर्वप्रथम किस मामले में हुआ था, तो ये हुआ था रूपा अशोक हुर्रा मामले में। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन में कह रहा है न्यायालय को क्या अधिकार है, तो यदि कोई कानून या आदेश जो है संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए जो निर्णय हैं या आदेश हैं उनको पुनर्विलोकन करने की भी शक्ति प्राप्त है, मतलब कोई जैसे भी कोई डिसीजन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था, बाद में लगता है इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो उस डिसीजन को फिर से पलटा जा सकता है, तो ये है न्यायिक पुनर्विलोकन। अगले में कह रहा है भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इन दोनों के द्वारा किया जाता है। अगले में कह रहा है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से उद्घृत किया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगले में कह रहे हैं न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान कहाँ पे है, तो भारत और यूएसए इन दोनों जगहों पे है। अब अगला देखिए अगले में क्या है, तो अगले में कह रहा है भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनर्विलोकन है इसका आधार क्या है, तो यह है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, इसी के तहत जो न्यायिक पुनर्विलोकन है इसको किया जाता है। अगले में कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो उच्चतम न्यायालय है इसके द्वारा घोषित सभी जो न्यायालय होंगे इन पर ये बाध्यकारी होगा, तो ये है अनुच्छेद 141। तो अनुच्छेद 141 ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो भी विधि बनाई गई है या घोषित उसके द्वारा विधि हैं वो सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, मतलब उसको सभी न्यायालय मानेंगे। अगले में क्या है उच्चतम न्यायालय द्वारा संसद की विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति ने अनुमोदन से न्यायालय के विनियमन के लिए नियमों का उपबंध किसके अंतर्गत करता है, ये तो ये है अनुच्छेद 145। अगले में कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति कह रहा है इनके द्वारा वहाँ के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति होती है, तो ये है अनुच्छेद 146। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का अभिभावक तो किस में निहित है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। अगले में कह रहा है कौन से मामले जो हैं उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की दोनों की अधिकारिता में आते हैं, तो ये है मूल अधिकारों का प्रवर्तन। तो ध्यान दीजिएगा मूल अधिकारों की बात की जाए उनके प्रवर्तन से बात की जाती है उसको अगर मूल अधिकार से जुड़े मैटर हैं तो आप इनको उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय इन दोनों जगहों पर ले जा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि विधायी शक्तियों की संघीय सूची में कह रहा समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है संसद को, मतलब जो न्यायालय के अधिकार हैं इनको संसद बढ़ा सकती है। अगले में कह रहा है देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अगले में कह रहा है PIL का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसी को हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं। अब अगले में कह रहा है जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई, किसके द्वारा हुई है, तो ये न्यायिक पहल के द्वारा इसकी स्टार्ट की गई है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था तो जनहित याचिका को स्टार्ट किया था PN भगवती ने जो कि चीफ जस्टिस थे। अगले में कह रहा है TDAT के निर्णयों को चुनौती कहाँ दी जा सकती है, तो देखिए इसको चुनौती हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन दोनों जगहों पे दी जा सकती है। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए जो परामर्श प्रक्रिया है इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अधिदेशन किया है, तो ये कौन सा अधिदेशन है, तो खंड 1 है
अनुच्छेद 143 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। मतलब जो अनुच्छेद 143 का खंड 1 है उसके तहत ये प्रावधान हुआ है। अब अगले में कह रहा है उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी फातिमा बीबी। अगले में कह रहा है भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे JB बालकृष्णन। अब अगले में कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी अवधि तक कार्य करने वाले न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं YV चंद्रचूड़। अगले में कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम अवधि तक कार्य करने वाले न्यायाधीश कौन है? तो यह है न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह। अब अगले में कह रहा है देश का पहला चलित न्यायालय जो है जिसको हम लोग मोबाइल कोर्ट कहते हैं, इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो ये हुआ था 4 अगस्त 2007 को। किसके समय? तो KG बालकृष्णन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, जो कि चीफ जस्टिस उस समय प्रेजेंट में थे। अब अगला देखिए उच्चतम न्यायालय में जो प्रमुख महिला न्यायाधीशें रही हैं, कब कब कौन सी महिला न्यायाधीशें रही हैं जान लेते हैं। तो पहली रही है फातिमा बीबी, जिनका ड्यूरेशन रहा है 89 से 92 तक। इसके बाद रही हैं सुजाता मनोहर, जो जिनका ड्यूरेशन रहा है 94 से 99 तक। रूमा पाल रही हैं, ये 2000 से 2006 तक थी। ज्ञान सुधा जो मिश्रा हैं ये रही हैं 2010 से 2014 तक ये रही हैं। इसके बाद देखिए रंजना देसाई आई हैं 2011 से लेकर 2014 तक थी। R भानुमति उसके बाद आई जो 2014 से 2020 तक रहीं। इंदु मल्होत्रा आई जो 2018 से 2021 तक रहीं। इसके बाद इंदिरा बनर्जी आई जो 2018 से 2022 तक रहीं। इसके बाद देखिए इन 3 जस्टिसों का नाम याद रखिएगा। हेमा कोहली ये प्रेजेंट में है, ये 2021 से 2024 तक थी। उसके बाद BB नागारत्ना जो हैं वो 2021 से 2027 तक होंगी। बेला जो त्रिवेदी हैं वो 2021 से 2025 तक होंगी। तो इन चीफ जस्टिस का नाम याद रखिएगा। ये सब क्या है? ये सब जो वीमेन चीफ जस्टिस जो मतलब महिला में न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय की, ये सब महिला हैं सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश। अब अगला देखिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंतर क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जान लेते हैं। उसके बाद ये जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय है जिसका जो मुख्य पीठ है वो दिल्ली में स्थित है। तो ये हो गया पहला अंतर। उच्च न्यायालय के बारे में देखा जाए तो प्रत्येक राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में एक उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। दूसरा कह रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगले में कह रहा है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। अब अगला अंतर कह रहा है कि वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके सहित अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय में 34 जज हैं जिनकी संख्या में वृद्धि करने का अधिकार संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की बात की जाती है, संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो याद रखिएगा। उच्च न्यायालय में कौन बढ़ाता है न्यायाधीशों की संख्या? तो राष्ट्रपति बढ़ाते हैं। जबकि उच्च न्यायालय की बात की जाए, सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो इनमें जो संख्या में वृद्धि करने का अधिकार है वो संसद के पास है। अब अगले में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो उच्च न्यायालय में, या 10 वर्षों तक वो अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय की बात की जाए तो यहाँ न्यायाधीश बनने के लिए 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो या 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में उसने कार्य किया हुआ हो। अब अगला कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक धारण करते हैं पद को अपना। अगले में कह रहा है मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है 2,80,000 रुपये है, अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन है 2,50,000 है। उच्च न्यायालय की बात की जाए तो 2,50,000 है, और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनके है 2,25,000, मतलब जो चीफ जस्टिस हैं उनको 2.5 लाख मिलता है, और जो अन्य जज हैं उच्च न्यायालय में उनको 2,25,000 रुपये मिलते हैं। अब अगला देखिए अगले अंतर में ये कह रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों का जो वेतन भत्ता है पेंशन है भारत की संचित निधि पर भारित है। उच्च न्यायालय की बात की जाए तो इनका जो वेतन भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि पर, और पेंशन जो है भारत की संचित निधि पर भारित है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, UPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। जो उच्च न्यायालय के वेतन भत्ते हैं इनको तो दिया जाएगा राज्य की संचित निधि से, लेकिन जो इनकी पेंशन है इसको संचित निधि से दिया जाता है। अब अगला अंतर यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों पर रिट जारी करने का अधिकार है, जबकि जो उच्च न्यायालय है इनको 226 के तहत मूल अधिकारों से हटकर अन्य जो मैटर हैं उन पर भी ये रिट जारी कर सकता है। तो एक तरह से कहें कि जो रिट जारी करने का अधिकार है वो उच्च न्यायालय के पास ज़्यादा है। अब अगला ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है राष्ट्रपति को 143 के अधीन परामर्श दे सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को यह शक्ति नहीं प्राप्त है। अब अगले में कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति के लिए भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह के बाद ही राष्ट्रपति को परामर्श देता है, जबकि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति के लिए भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के 1-2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह पर ही राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अब अगले में कह रहा है जो सर्वोच्च न्यायालय है इसमें अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, जबकि उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, और यहाँ पे तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। अब अगले में कह रहा है जो सर्वोच्च न्यायालय है
इसका कह रहा है न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, जबकि कह रहा है उच्च न्यायालय का जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय में जिनमें उसने अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया है, उसको छोड़कर किसी भी न्यायालय में ये वकालत नहीं कर सकता है। तो ये थे इसमें अंतर। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन दिए गए थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब इसके बाद देखिए उच्च न्यायालय और जो उसके बाद जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उसको हम लोग दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।